हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवध पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लेक्चर 2 है। क्या लेक्चर 2 है? 10 दिनों तक हमारी सीरीज आएगी। तो जो ये सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री, तो इसका एक लेक्चर जो है अपलोड हो चुका है। तो दूसरा लेक्चर है, अगर आप इसे देख ले रहे हैं या अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या कुछ भी तैयार नहीं है आपका, तो ये लेक्चर आप लोग के रामबाण सिद्ध होने वाला है। आप इसे देख लीजिए, आपका जो है एग्जाम में 40 से 45 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे। तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम उसकी आयु ज्ञात करने की विधियां देख रहे थे, जो कि दांत को देखकर आयु ज्ञात करने की जो विधियां बाकी थी। तो चलिए हम इसको देखते हैं। उसको जो है आसान भाषा में समझेंगे, साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो बोर्ड में हर बार आते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग ऐसा करिए ना कि कॉपी और पेन लेकर मतलब एक नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट टाइप मतलब शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। देखिए, दांत देखकर आयु ज्ञात करना, तो मतलब एक विधि लास्ट विधि हमारी। तो पशुओं की आयु का अनुमान करने की सभी विधियों में, जो अभी तक हमने विधियां पढ़ी, 4 विधियां पढ़ी, उन विधियों में दांत देखकर आयु का अनुमान अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय और ठीक रहता है। पशु मेलों, बाजारों एवं पैठ एवं देहातों में लोग पशु के दांत देखकर ही उनकी आयु का अनुमान करते हैं। दांतों द्वारा पशु की आयु ज्ञात करने के लिए दांत को सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। जैसे कि जो दांत होते हैं, दंत सूत्र क्या होता है? इंसीजर, केनाई, प्रीमोलर और मोलर होता है। तो ऐसे होता है। तो ऊपरी जबड़ों में एब्सेंट होते हैं, इसमें 4 जोड़ी होती है, प्लस यहाँ पर दांत नहीं होते हैं, केनाई जो है दांत नहीं होते हैं। जो प्रीमोलर है ये 3 जोड़ी ऊपर होते हैं, 3 जोड़ी नीचे होते हैं। ये अस्थायी दंत सूत्र बता रहा हूं मैं। ये बात जो मोलर होते हैं ये भी 3 होते हैं। तो पहले इसको देखिए। जो पहले इंसीजर होते हैं, इंसीजर जो है जन्म के पहले सप्ताह में जन्म के समय ही 2 दांत निकले रहते हैं, 2 जोड़ी निकलते हैं और 2 ही जोड़ी जो है घिसते हैं। जो इंसीजर जो अस्थायी रूप से निकलते हैं वो जन्म के समय निकले रहते हैं। तो दूसरी जोड़ी होती है वो जन्म के दूसरे सप्ताह में, तीसरी जोड़ी जन्म के तीसरे सप्ताह में और चौथी जोड़ी चौथे सप्ताह में निकल आती है, जो इंसीजर या कृंतक दांत होते हैं। तो उसके बाद जो 6 माह की आयु तक में ये अस्थायी रूप से कृंतक दांत विकसित होकर जो है मतलब घिसना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद लगभग 1.25 वर्ष तक लगभग 1 वर्ष 9 माह में जो है घिसना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद इंसीजर है ये अस्थायी रूप से निकलते हैं। तो कैसे निकलते हैं? तो लगभग 2 वर्ष की आयु में ये पहली बार निकलते हैं अस्थायी। फिर 2.5 से 3 वर्ष में, फिर 3.5 से 4 वर्ष में। उसके बाद 4.5 से पहली दांत 2.5 से 3 वर्ष में निकलते हैं, फिर 3.5 से 4 वर्ष में, फिर 4.5 से 5 वर्ष में जो है ये चारों जोड़ी दांत निकल आते हैं। तो उसके बाद लगभग 6 वर्ष की उम्र में कितनी वर्ष की 6 वर्ष की उम्र में ये दांत पूर्ण रूप से जो है विकसित होकर निकल आते हैं। उसके बाद घिसना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसा पूछा जाता है तो मतलब जो अस्थायी कृंतक दांत होते हैं, कितने वर्ष में घिसना प्रारंभ हो जाते हैं? तो 6 वर्ष की आयु में। तो उसके बाद जो कृंतक दांत होते हैं, सबसे पहले 2 जोड़ी निकलते हैं। तो जो केंद्रीय कृंतक दांत होते हैं लगभग 5.5 से 6 वर्ष की आयु में पहले केंद्रीय कृंतक दांत जो है वो घिसते हैं। फिर 7 वर्ष की उम्र पहुंचते पर काफी दांत घिस जाते हैं। फिर 8 वर्ष की उम्र मध्य कृंतक दांत, कौन से? मध्यवर्ती कृंतक दांत घिसते हैं। फिर उसके बाद लगभग घिसने प्रारंभ होते हैं। फिर 9 वर्ष की उम्र में कोन कृंतक दांत, और 10 वर्ष जो 9 वर्ष की उम्र होती है मतलब 8 वर्ष की उम्र में, 7 वर्ष की उम्र में मध्यवर्ती है और 8 वर्ष की उम्र में जो है पार्श्वीय, और 9 वर्ष की उम्र में कोन कृंतक दांत जो है घिसना प्रारंभ कर देते हैं। और 10 वर्ष की उम्र में ये सभी दांत जो है घिस जाते हैं। उसके बाद आता है जो एक केनाई होता है। केनाई तो इसमें एब्सेंट रहता है। जो प्रीमोलर होता है तो इसकी संख्या कितनी होती है? ऊपरी नीचे जबड़ों में टोटल 12 होती है। तो इसका जो पहला जोड़ी होता है ना, तो 3 होते हैं।
तो ये जन्म के समय ही है। तो अगर ये जो है ना, ये जो अगर अस्थायी रूप से कब निकलते हैं, पहली जोड़ी 2 वर्ष में निकलती है। पहली जोड़ी 2 वर्ष में, जो प्रीमोलर पहली जोड़ी 2 वर्ष में निकलती है, क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय जो है ये भी एब्सेंट होते हैं। अस्थायी दंतसूत ये नहीं होते, अस्थायी वो होते हैं जिसमें प्रीमोलर होते हैं। अस्थायी जो अस्थायी दंतुस होता है उसमें मोलर नहीं होता है। तो इसको देखिए, तो जो दांत होते हैं, जो प्रीमोलर होते हैं, इनकी अस्थायी जो पहली जोड़ी होती है वो 2 वर्ष की उम्र में निकलती है। उसके बाद 2.5 वर्ष की उम्र में दूसरी जोड़ी, और तीसरी जोड़ी 3 वर्ष की उम्र में जो है निकल जाती है। तीसरी जोड़ी 3 वर्ष की उम्र में जो है ये निकल आती है। कौन सा? अस्थाई वाला। उसके बाद जो मोलर होता है, ये पहले जो है अस्थायी रूप से नहीं निकलता है, डायरेक्ट ही निकलता है। मतलब अस्थायी रूप से नहीं निकलता है, ये अस्थायी रूप से निकलता है। तो जैसे कैसे निकलता है, जैसे पहले इनकी संख्या 12 होती है, तो इनकी पहली जोड़ी 6 माह की आयु में निकलती है। पहली जोड़ी 6 माह की आयु में पहली जोड़ी, फिर दूसरी जोड़ी 18 माह की आयु में, फिर तीसरी जोड़ी 24 व 25 माह की आयु में निकल आती है। अस्थायी रूप से निकल आती है, अस्थायी रूप से निकल आती है। तो पहली जोड़ी 2 दांत, तीसरी जोड़ी, फिर चौथी जोड़ी 3 दांत होते हैं ना, ऊपर 3 3 4 और फिर 3, तो टोटल 12 दांत हो जाते हैं। तो अगर टोटल जोड़ेंगे तो 12 दांत हो जाते हैं। तो ऐसा निकलता है। और इसकी दंत सूत्र की बात करें हम, तो एक होता पहले इंसीजर, तो ऐसे होता है 4+4। फिर केनाई इसमें जो है एब्सेंट रहते हैं, फिर बात करें प्रीमोलर की, जो प्रीमोलर होता है इसमें 3+3, नीचे भी 3 होते हैं। और जो मोलर होता है उसमें जो है एब्सेंट रहते हैं शुरुआत में। जो अस्थाई की बात करें तो उसमें एब्सेंट रहते हैं। फिर जो अगर अस्थाई की बात करें तो ऐसे जो है 3+3 उसमें मोलर भी होते हैं। जैसे प्रीमोलर होते हैं जितने, उतने ही मोलर भी होते हैं। जितने प्रीमोलर होते हैं उतने मोलर होते हैं अस्थाई दांत में, अस्थाई दंतसूत्र में। तो आगे देखिए, किसी उत्तम गाय के लक्षण लिखिए। उत्तम गाय के लक्षण लिखिए। कैसे होते उत्तम गाय के लक्षण? तो इधर देखिए, तो जो गाय की नस्ल है, मतलब गाय की नस्ल के अनुरूप सुसंगठित तथा क्षमता युक्त होना चाहिए। उसका शरीर त्रिकोणाकृत का होना चाहिए। जितने भी मतलब गाय भैंस मतलब जितने भी गाय होते हैं, गाय की बात कर रहा हूँ, जितने भी गाय होती है उनका शरीर जो है त्रिकोणाकृत होता है, मतलब त्रिकोण के आकार का होता है। तो अधिक दूध देती है। ऐसा माना जाता है कि वो अधिक दूध देती है। गाय सीधे स्वभाव की होनी चाहिए। जो है गाय सीधे स्वभाव की होनी चाहिए। वह सिर से मारने वाली ना हो। अगर अधिक दूध उत्पादन चाहते हैं तो गाय के साथ जो है नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। अगर उसे मारेंगे, डांटेंगे या फिर उसे को गुस्सा दिलाएंगे ना, तो पूरा दूध जो है नहीं देती है। तो गाय के आयन का विकास एवं फैलाव अच्छा तथा पिछली टांगों के बीच ऊपर एवं पीछे की ओर अधिक होना चाहिए तथा पच्चड़ों की शक्ल बननी चाहिए। क्योंकि मेरा पेन काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा मतलब देखिएगा इसको। तो दुग्ध दर्पण अगली वीडियो में समझें कि मतलब ये दुग्ध दर्पण क्या होता है। दुग्ध दर्पण छोटा तथा आयन के पिछले हिस्से पर त्वचा सुकुड़न लिए हुए होनी चाहिए। बात करें हम किसमें 9.99% या 95% वसा पाई जाती है। वसा किसमें पाई जाती है? और मक्खन में कितने % वसा पाई जाती है? इसका जो जवाब आप लोग कमेंट में बताना। अगला अगर देखें, नवजात बछड़ों को
जो बछड़े होते हैं, नवजात बछड़े को दूध क्यों पिलाए, मतलब दूध की कितनी मात्रा दी जाती है। तो जो नवजात बछड़े होते हैं उनको जो है दूध में खीस पिलाई जाती है। कितना, उसके शरीर का 10वां भाग, उसके शरीर का 10वां भाग। तो अगर जैसे कि पशु जो होता है हमारा अगर 30 किलोग्राम का है तो उसे तीन, अगर पशु जो है बच्चा जो है वो अगर 30 किलोग्राम का है तो उसका 10वां भाग यानी कि 3 किलोग्राम दूध पिलाते हैं और खीस पिलाते हैं। खीस तो एक ही बार में नहीं पिलाते हैं, वो 3 से 4 घंटे में 3 से 4 बार में पिला देते हैं। तो पहले देखिए, इसको देखिए, नवजात बछड़े को उसके शरीर भार का 10वां भाग, जो इंपॉर्टेंट लाइन है हेड मतलब पहले ही जो है अलग कलर से टाइप कर दी गई है। तो नवजात बछड़े का 10वां भाग खीस, मतलब 10वां भाग खीस देना उपयुक्त होता है। नवजात बछड़े का जन्म के समय शारीरिक भार लगभग 25 से 30 किलोग्राम होता है। कितना भार होता है? 25 से 30 किलोग्राम होता है। 25 से 30 किलोग्राम होता है। उसके बाद तो अतः उसे 2.5 से 3 लीटर, उसे 2.5 से 3 लीटर जो है 24 घंटे में, कब? 24 घंटे में 2 से 3 बार। अगर जो है वजन उसका ज़्यादा है तो अगर मतलब 40 से 50 है तो जो बेटा 30 से 40 है तो 40 के आसपास है तो जो है 4 बार पिलाते हैं। तो 3 से 4 बार दूध में 3 से 4 मतलब जो खीस है पिला देना चाहिए। कितनी बार? 3 से 4 बार जो खीस पिला देना चाहिए। तो आगे हम देखिए, देखो था बैडिजो कैस्ट्रेटर, इसका कार्य देखिए। तो मतलब एक पूछा जाता है बैडिजो कैस्ट्रेटर पूछा जाता है, क्या है? बोर्ड में आता है टिप्पणी लिखने के लिए। तो इसको देखिए, तो यह विभिन्न मापों का लोहे का बना, क्या लोहे का बना हुआ एक कीमती यंत्र होता है। लोहे का बना हुआ एक कीमती यंत्र होता है जो नर बछड़ों को बधिया करने के लिए, बधिया करने के काम आता है। इस यंत्र के द्वारा स्पर्मेटिक कॉर्ड को तथा शुक्रवाहिनी जो कि अंडकोश के अंदर दो होती हैं, अंडकोश के अंदर दो होती हैं। कितनी दूर पर? तो 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर के मतलब दायरे पे होते हैं, 10 सेंटीमीटर के दायरे में रहती हैं। 10 सेंटीमीटर के दायरे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अंडकोश के अंदर ही दोनों रहती हैं, अंडकोश के अंदर दोनों रहती हैं, लगभग 10 मिली सेंटीमीटर के दायरे में रहती है, 10 मिली सेंटीमीटर के दायरे में मतलब दूरी पर रहती हैं। हम बात करें तो अंडकोश के अंदर दो होती है जो कि इतने जोर से दबाया जाता है कि इसका संबंध जो है, इनका संबंध जो है टूटकर अन्य दूसरे अंग से अलग हो जाता है। स्पर्मेटिक कोर्ड का संबंध टूट जाने के कारण जो भ्रूण को है रक्त, भोजन और ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मिसप्रिंटिंग हो गई, वे बेकार हो जाते हैं और पशु बधिया हो जाता है। तो बधिया किए गए नर को क्या कहते हैं और नसबंदी किए गए नर को क्या कहते हैं? नसबंदी किए गए नर को क्या कहते हैं? कमेंट में बताना, कमेंट करना। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करना, अगर ना आ रहा तो भी कमेंट करना, लेकिन कमेंट जरूर करना। तो पशुओं को चिन्हित करने की 4 विधियां लिखिए। पशुओं के चिन्हित करने की विधियां, जैसे विभिन्न रंगों से रंगना, गर्म लोहे से दाग कर चिन्ह डालना। विभिन्न रंगों से रंगना या गर्म लोहे से दाग कर चिन्ह डालना, या फिर टीन की पत्ती होती है ना, जो टीन की पत्ती होती है जिसमें तेल उलाता है, तो पत्ती का छल्ला पहनाकर मतलब उसे चिन्हित करना। गोद कर कान पर चिन्ह डालना, जो गोद कर कान पर उसके पहले गोद दिया जाता है, जैसे जान लीजिए कान है, मान लीजिए कान है तो इस पहले गोद दिया जाता है, इसके बाद इसी में जो है रंग भर देते हैं, तो उसे रंग जो है वो अस्थायी रूप से चिन्हित हो जाते हैं, पशुओं के छूटते नहीं हैं। पशुओं के बधिया करने की उद्देश्य लिखिए, मतलब पशुओं के बधिया करने के उद्देश्य लिखिए। 2014 में पूछा गया था, 2022 में भी आया था, जो आपकी 2026 में भी आएगा। या तो बधिया आएगा या तो बधिया करने मतलब बधिया
कैसे करते हैं, बायोलॉजी कैरेक्टर का काल लिखिए या तो पशुओं के बधियाकरण के उद्देश्य लिखिए। इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इतना तो लिख कर दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए पशुओं को बधिया करने के निम्न उद्देश्य हैं, कौन कौन सा। पहला उद्देश्य देखिए, पशुओं को बधिया करने के निम्न उद्देश्य हैं। पशुओं की प्रजनन शक्ति को किसी अन्य मतलब पशुओं की बधियाकरण जो है किसी अन्य लाभदायक कार्य के लिए प्रयोग, मतलब कार्य के लिए प्रयोग, जैसे कि कृषि कार्य संबंधित हो गया, या उसको मतलब बैलगाड़ी बनाने के लिए हो गया। जैसे बैलगाड़ी होती है उसमें भी कुछ बैलों को जोड़ देते हैं, उसे काम लेते हैं। और फिर ऐसा हो गया तो जैसे किसी का हल जोतने के काम आता है, तो इन सब के काम में लिया जाता है। खराब नस्ल के सांडों को, मतलब जो खराब नस्ल के सांड होते हैं, सांडों को युवा अवस्था में बधिया करके पशुओं की नस्ल में नियोजित प्रजनन द्वारा मतलब नस्लों में सुधार किया जाता है। कैसे किया जाता है, मतलब सुधार करना किया जाता है, ताकि जो भैंस है किसी अन्य गाय को गर्भित ना कर सके, इसीलिए बधिया करके छोड़ देते हैं, जो गांव में सांडें होती हैं। तो पशुओं को गोश्त इत्यादि प्राप्त करने के उद्देश्यों से मोटा करने, जैसे बकरी हो गई, भेड़ हो गई, तो बधिया कर दिया जाता है गोश्त प्राप्त करने के लिए। उसके बाद प्रजनन के कारण होने वाले रोग से छुटकारा, जो प्रजनन संबंधित बहुत सारे रोग होते हैं ना, तो उनसे छुटकारा के लिए मतलब छुटकारा दिलाना, ताकि उससे जो है कोई भी बीमारी ना हो। बर्डिजो कैस्ट्रेटर द्वारा नर पशुओं को बधिया कैसे करते हैं। तो अभी हमने देखा कि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड होता रहता है, इसलिए इसको रखा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं पहले हम। तो जो बर्डिजो कैस्ट्रेटर होता है, तो देखिए इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन रखे गए, पूरी किताब का निचोड़ है ये। तो 26 है, उसके बाद 26 पेज जो है अभी और रखा है। तो इस वीडियो को तैयार कर लीजिए, पूरा तैयार हो जाएगा, और लास्ट में मैराथन करा देंगे 4 से 5 घंटों का। तो अगर आप उसे देख लीजिए तो जो है एकदम बोर्ड जो है हलवा लगेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस विधि में पशु को भूमि पर गिराकर, तो पशु को गिराने की सबसे जो है सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, कमेंट करना। पशु को गिराने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है। उसके बाद गिराकर पहले पूर्ण रूप से वश में कर लिया जाता, फिर बर्डिजो कैस्ट्रेटर यंत्र की सहायता से स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है तथा शुक्रवाहिनी को जो कि अंडाशय के जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है इसको काटा जाता है। जो शुक्रवाहिनी होती है ये नसबंदी करते हैं ना, शुक्रवाहिनी को काट देते हैं नसबंदी में। तो अंडकोश के अंदर दो होती हैं को इतने जोर से दबाया जाता है कि उनका संबंध टूटकर अन्य दूसरे अंगों से अलग हो जाता है। उनका संबंध टूटकर अन्य दूसरे अंगों से अलग हो जाता है। उसके बाद स्पर्मेटिक कॉर्ड का संबंध टूट जाने के कारण भ्रूण को रक्त, भोजन तथा ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। इस प्रकार रक्त, भोजन तथा ऑक्सीजन न मिलने से अंडकोश सूख जाते हैं और एक कार्यविहीन तथा बेकार हो जाते हैं। ठीक है, कार्यविहीन तथा बेकार हो जाते हैं। बात के एलिस्टर द्वारा पशुओं को बधिया करने सर्वोत्तम विधि है। पशुओं को बधिया करने के सर्वोत्तम विधि, इसमें जो है दर्द नहीं होता है, लेकिन समय जो है अधिक लगता है। तो क्यों समय अधिक लगता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे जो है बधिया होते हैं। पहले देखिए इसको, पहले देखिए इस विधि में रबर का एक सख्त छल्ला एलिस्ट्रेटर की सहायता से पशु के अंडकोश के ऊपर की ओर चढ़ा देते हैं, जिससे अंडकोश में रक्त का जाना बंद हो जाता है। और कुछ समय पश्चात अंडकोश सूख जाते हैं इस विधि में अंडकोश सूखने में समय तो अधिक लगता है, परंतु पशु को कष्ट बिल्कुल नहीं होता है।
इसके अतिरिक्त पशु को कोई भी रोग नहीं होता और इसमें रक्त भी नहीं बहता है। पशु को कोई रोग भी नहीं होता, उसमें कोई रक्त भी नहीं बहता है। तो इसके अतिरिक्त पशु को कोई रोग भी नहीं होता है। बधियाकरण की यह सबसे मतलब बधियाकरण की यह विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। इसलिए सर्वोत्तम मानी जाती है क्योंकि इसमें कोई रक्त नहीं बहता, पशु को दर्द नहीं होता है। ये सब है। अगर आप लोग 12th के बाद यूपी कैडेट की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में है कि यूपी कैडेट की तैयारी के लिए ज्वाइन करें। एक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि अभी उसमें कुछ ही लोग हैं। सिर्फ लगभग 100 लोग को ही, कितने 100 बच्चों, 100 से या 200, 100 से 200 बच्चे को ही मतलब अलाउ है। उसके बाद जो है ज्वाइन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो उनका डाउट जो है क्लियर करने में काफ़ी मतलब मुश्किल होती है, सभी का डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। ताकि 100 से 200 बच्चे ही रहेंगे उस ग्रुप में, ताकि जो है अच्छे से सबकी तैयारी हो जाए, सबको जो है यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो देखिए, एक गाय को अलग रखकर, गाय को अलग रखकर नहीं, गाय से अलग रखकर बच्चा पालने की लाभों को बताइए। गाय से अलग रखकर बच्चा पालने को बताइए। पहले देखिए, तो जैसे कि कुछ गाय ऐसी होती हैं जो गायें जो है बीमार, जैसे किसी भी बीमारी से पीड़ित रहती है, जैसे थैला रोग हो या आगे खुरपका मुंहपका हो गया, इस रोग से जो है ना पीड़ित रहती हैं। तो इनसे ये रोग मतलब जो ये रोग होती है पशुओं में, तो इनसे जो है बच्चों को संक्रामित होने का डर रहता है, इसलिए इसको अलग रख के पालते हैं। एक ये हो गया। दूसरा हो गया, तो जैसे किसी समय जैसे कि पशु के ब्याने के बाद जो है बच्चे की मृत्यु हो गया तो काफ़ी दिक्कत होती है। उसके बाद अगर बच्चे की मृत्यु हो गया तो भी दिक्कत होती है। तो देखिए, ये तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन एक बार इसको सुन लीजिए, सिर्फ सुनने से जो है ज़्यादा याद होता है। तब बछड़ा पालने में बछड़ा पालने में कम बे पड़ता है। बीमार पशुओं द्वारा बछड़े के रोगी हो जाने की संभावना नहीं रहती कि पशु जो है बीमार है। अगला है, बच्चे के भोजन की मात्रा संतुलित रखी जा सकती है। मतलब संतुलित रखी जा सकती है, अगर ज़्यादा वो खाएगा तब भी नुकसान करेगा, कम खाएगा तब भी जो उसके लिए हानिकारक रहेगा। तो गाय के दूध उत्पादन की मात्रा का सही से ज्ञान हो जाता है। तो क्यों ज्ञान हो जाता है सही कि कितना बच्चा दूध पी रहा है, कितना नहीं पी रहा है, कितना जो है ये नहीं, वो जो है मालिक जो है, जो पशुपालक है, वो अपने हिसाब से बच्चों को दूध देंगे पीने के लिए, जिससे जो दूध उत्पादन हो रहा है उसका सही से ज्ञान हो जाता है कि हमारी भैंस या गाय कितने जो है दूध दे रही है। जिसके लिए मतलब गाय पालन, तो यहाँ पर गाय लिखेंगे। तो जिस गाय का बच्चा छोटी अवस्था में ही मर जाता है वह दूध देने में बड़ा तंग करती है, लेकिन गाय से अलग रखकर बच्चा पालने की सुविधा, फिर देखिए, गाय का बच्चा छोटी अवस्था में ही मर जाता है, अगर बाई चांस से मर जाता है तो वह दूध देने में बड़ा तंग करती है, लेकिन गाय से अलग रखकर बच्चा पालने पर यह असुविधा नहीं होती है। साइलेज क्या है इसका उपयोग? तो देखिए, साइलेज काफी महत्वपूर्ण है। साइलेज कुत्ते काटने के बाद सुरक्षित रूप से दबाया हुआ या फिर सुरक्षित रूप से रखा हुआ, चाहे दबाया हुआ चाहे रखा हुआ, मुलायम हरा चारा होता है। क्या? मुलायम हरा चारा होता है, जो पशुओं को ऐसे समय खिलाया जाता है जब पराया मतलब हरे चारे का खेतों में अभाव होता है। खेतों में अभाव होता है। इस विधि से चारे को सुरक्षित रखने के लिए जमीन से इतना हो, मतलब अगर सिर्फ इतना पूछा जा रहा तो सिर्फ इतना ही रखेंगे। ऐसे समय खिलाया जाता है जब पराया चारों का अभाव, खेतों में अभाव होता है, इतना लिखेंगे बस। उसके बाद 6 नंबर पूछ रहा है विस्तृत उत्तरी में पूछ, तब लिखेंगे इस विधि से चारे को सुरक्षित रखने के लिए उसे जमीन में गाहे बनाकर, जमीन के ऊपर विशेष प्रकार के टावर बनाकर, जिन्हें साइलो कहते हैं में दबाकर रखा जाता है, ताकि उनके बीच हवा न रहे। तो इस दबाए गए हरे चारे में हरे चारे के सभी तत्व जो है मौजूद रहते हैं। साइलेज बनाने की इस प्रक्रिया को साइलोइंग कहते हैं या एनसॉइलिंग कहते हैं। चाहे सॉइलिंग मतलब साइलोइंग कहे चाहे एनसाइलोइंग कहे, बात एक ही होती है, मतलब दोनों पूछ का कह सकते हैं।
तो साइलो कहते हैं, मतलब साइलो किसे कहते हैं, साइलो तो विशिष्ट प्रकार के कंटेनर जिनका प्रयोग साइलेज बनाने के लिए करते हैं उन्हें साइलो कहते हैं या साइलो कहा जाता है। तो है क्या है, तो जो हरे रहते हैं ना, जो मतलब तो उनको जो है सुखा देते हैं, लेकिन वो हरे रहते हैं, हरी अवस्था में रहते हैं। जैसे कि वह सूखी घास, मतलब इन्हें विभिन्न प्रकार के घासों का जो है प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह सूखी घास, वह सूखी घास जो वह सूखी घास जो फसल को हरी एवं फूल निकलने की अवस्था में में काट कर इस प्रकार सुखाया जाता है, इस प्रकार सुखाई जाती है कि उसके पोषक तत्व नष्ट ना हुए हों, उसके पोषक तत्व जो है नष्ट ना हुए हों, मुलायम रहे तथा उसका रंग हरा बना रहे। उसको सुखाने के बाद भी उसका रंग हरा बना रहे, उसमें सड़न उत्पन्न ना हो और किसी प्रकार की नमी ना हो और पशु उसे चाव से खाते हैं, उसे हे कहते हैं। ऐसा बोल सकते हैं वह सूखी घास, ऐसा बोल सकते हैं वह सूखी घास जो हरी अवस्था में, या फिर वह सूखी घास जो फसल को हरी एवं फूल निकलने की अवस्था में काट कर इस प्रकार सुखाई जाती है कि उसमें उसके पोषक मान में पोषक तत्व नष्ट न हो, उसे हे कहते हैं। ऐसा हम बोल सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आदर्श राशन किसे कहते हैं, आदर्श राशन किसे कहते हैं, एक आदर्श राशन में क्या क्या गुण होने चाहिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पशु के आहार संबंधित एक प्रश्न आता है, चाहे न्यूमेरिकल है चाहे प्रश्न आए। तो इसको देखिए, आदर्श राशन या आदर्श आहार, आदर्श राशन या आहार जो मतलब वह है, आदर्श राशन व आदर्श आहार वह है, वह राशन जो पशुओं की समस्त आवश्यकताओं को उनके शरीर भार के अनुरूप मतलब अनुसार उनके शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में उपलब्ध किए जाने पर जो है, क्योंकि जो हम आहार देते हैं उनकी मतलब शरीर भार के अनुसार ही दिया जाता है ना, क्योंकि अगर 100 किलोग्राम की गाय है तो उनको कितना दिया जाएगा, अगर 100 किलोग्राम की गाय है तो उनको दिया जाएगा 5% दिया जाएगा, अगर वो भैंस है तो 3% दिया जाता है। तो ऐसा होता है, इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद जैसे चलिए छोड़िए, तो वह राशन जो पशुओं की समस्त आवश्यकताओं को उनके भार के अनुसार उचित मात्रा में उपलब्ध किए जाने पर पूर्ण कर देता है, आदर्श राशन कहलाता है, आदर्श आहार कहलाता है। जो है एक आदर्श राशन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वह स्वादिष्ट हो। क्या हो, वह स्वादिष्ट हो। पहली बात तो स्वादिष्ट हो, पहली बात तो वह स्वादिष्ट हो। उसके बाद राशन संतुलित मात्रा, मतलब राशन जो है राशन संतुलित होना चाहिए, राशन संतुलित होना चाहिए, सभी पोषक तत्व के मान में उचित मात्रा में होना चाहिए। राशन में समस्त आवश्यकता मतलब समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। जो है राशन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। बात करें जो राशन अधिक महंगा ना हो, नहीं तो जितना जो है आय नहीं प्राप्त करेंगे उससे अधिक जो है गाय या भैंस को हम खिला देंगे। तो आहार कड़वा या विषैला ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आहार कड़वा विषैला ना हो। उत्पादक राशन से आप क्या समझते हैं, उत्पादक राशन से आप क्या समझते हैं? अगर इसका स्व डेफिनेशन देखें तो अगर ऐसा नहीं याद हो रहा है, जैसे आदर्श इसमें है वह राशन जो पशुओं की समस्त आवश्यकताओं को उनके भार के अनुसार उचित मात्रा में उपलब्ध किए जाने पर पूर्ण कर देता है, आदर्श राशन कहलाता है। अगर यह नहीं याद करना है तो ऐसा याद कर सकते हैं, पशुओं के भार के अनुपात में समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले आहार को आदर्श आहार कहते हैं। पशुओं के भार के अनुपात में समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले आहार को आदर्श आहार कहते हैं। अगर इसे बात करें हम संतुलित आहार, जैसे पशुओं की 24 घंटे की आवश्यकताओं को मतलब 24 घंटे की आवश्यकता को पूर्ति करने वाले आहार को संतुलित आहार, 24 घंटे की आवश्यकता को पूर्ति करने वाले आहार को संतुलित आहार कहते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसको देखिए,
क्या था, उत्पादक राशन से क्या क्या समझते हैं? तो दाने की वह चारे और मतलब दाने की वह मात्रा, दाने की वह मात्रा जो किसी पशु को वृद्ध उत्पादक और कार्य के लिए निर्वाह राशन के अतिरिक्त, निर्वाह राशन के लिए अतिरिक्त दी जाती है, उत्पादक राशन कहलाता है। क्या? उत्पादक राशन कहलाता है। दाने की वह मात्रा जो पशु को, दाने की वह मात्रा जो पशु मतलब जो पशु को वृद्ध उत्पादक और कार्य के लिए निर्वाह राशन के अतिरिक्त दी जाती है, उत्पादक राशन कहलाता है या उत्पादक राशन कहलाती है। इसके बाद देखिए, तो गाय को दूध उत्पादन पर बैल को कार्य करने के अनुसार, सांड को गाय गर्भित करने के अनुसार तथा गर्भवती गाय को भ्रूण विकास के लिए उत्पादक राशन के रूप में दाना दिया जाता है। जो है पहले इनको देते ही उसके बाद उत्पादक राशन के जीवन निर्वाह के लिए देते हैं और वृद्ध विकास के लिए उसके अतिरिक्त दूध दिया जाता है। जैसे कि जो सांड होते हैं गाय गर्भित करने के लिए दिया जाता है, जो बैल होते हैं कृषि कार्य करने के लिए दिया जाता है उसके अतिरिक्त, ताकि वो मतलब कर सकें। और फिर जो गर्भवती गाय होती है उनके भ्रूण विकास के लिए, जो उनके भ्रूण में बच्चा पल रहा है, जो पशु छोटा सा मुन्ना सा जो पशु पल रहा है, ताकि वो उसका जो है वृद्ध विकास हो सके, इसके लिए जो दिया जाता है, ताकि उसे उत्पादक राशन कहते हैं। उत्पादक राशन कहते हैं। निर्वाह राशन किसे कहते हैं? तो अभी बात की ना निर्वाह राशन के अतिरिक्त, देखा अभी हमने देखा ना निर्वाह राशन के अतिरिक्त जो दिया जाता है ना, जैसे चारे दाने की वह मात्रा जो किसी पशु को केवल जीवन निर्वाह हेतु दी जाती है, निर्वाह राशन कहलाती है। निर्वाह राशन द्वारा पशु को जैसे का तैसा बना रहता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो थोड़ा सा लाइक और कमेंट जरूर करना, और एक प्यार से कमेंट करके जरूर जाना, क्योंकि जो वीडियो होती है काफ़ी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी समय जो है जाता है। तो पशुओं को चारागाह में चारागाह में चराने से लाभ व हानि लिखिए। तो लाभ व हानि निम्नलिखित होते, जैसे कि देखिए पशुओं को हम प्रतिदिन चरा रहे हैं तो जो है चारे की मात्रा जो कम हो जाती है, क्योंकि पेट भर कर चर लेता है, और साथ ही उसका जो है परिसंचरण तंत्र जो बना रहता है, पाचन तंत्र भी अच्छा बना रहता है, क्योंकि चलता फिरता है, वो स्वस्थ भी रहता है। तो देखिए पशु को पर्याप्त व हरा पौष्टिक चारा जो है प्राप्त होता है। हाँ, ये भी हो गया। पशुओं को पर्याप्त व्यायाम हो जाता है, अतः पशु स्वस्थ रहता है। व्यायाम भी हो जाता है जिससे पशु स्वस्थ रहता है, यानी कि योगा भी हो जाता है जिससे पशु स्वस्थ रहता है। उसके बाद चारागाह के प्रबंध से कम व्यय पर अधिक एवं सस्ता चारा मिलता है। क्योंकि चारा लेकर आएंगे, उसे काटेंगे, फिर बालेंगे, फिर जो इसे हम देंगे तो श्रम भी अधिक लगती है। चारागाह में पशु चराने से जो है श्रम की बचत होती है, श्रम भी कम लगता है। फिर आगे हम देखेंगे, देखिए हमारी बैटरी लो हो गई है। हानि, अगर देखिए हानि की बात करें हम, तो जो पशु के पैरों के मतलब जो नीचे खुर होते हैं ना, तो देखिए पशु के पैरों के नीचे आकर बहुत सा हरा चारा जो कुचल कर खराब हो जाता है, और इससे मृदा क्षरण भी बढ़ता है। देखिए चारागाहों में पशुओं के खुरों से मिट्टी के कटने के कारण भूमि का कटाव भी बढ़ जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण जो है हानि है। प्रति पशु चारे के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। पशुशाला कितने प्रकार की बनाई जाती है? मुख्यतः पशुशाला 2 प्रकार की बनाई जाती है। एक रो वाली, मतलब पशुशाला बनाने के लिए किस तरह के स्थान का चयन करना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बाजार की सुविधा हो, जो बाजार की सुविधा हो। उसके बाद कि वीडियो का टाइम कितना दे, वीडियो 34 मिनट का हो गया। तो ये वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 22, तो पशुशाला कितने प्रकार की बनाई जाती है? तो पशुशाला मुख्यतः 2 प्रकार की बनाई जाती है। हम इसको इतना देखते हैं, और जो है हम आगे देखेंगे। कब देखेंगे? थोड़ा सा हम आगे देखेंगे, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है बाद में देखेंगे। अगर कमेंट करोगे तो इसी में बता देंगे। जो पशुशाला 2 प्रकार की, मतलब जैसे कि थोड़ा देख लीजिए, पशुशाला जो है 2 प्रकार की बनाई जाती है। एक पंक्ति वाली पशुशाला, सिंगल रो सिस्टम कैटल सेट होता है। एक मतलब 2 रो वाली, जो 2 रो वाली होती है
दो पंक्ति वाली, मतलब दोहरी पंक्ति वाली पशुशाला। जो दोहरी पंक्ति वाली पशुशाला होती है वो दो प्रकार की होती है, एक पूछ से पूछ विधि, एक मुंह से मुंह विधि। एक पूछ से पूछ होती है, एक मुंह से मुंह वाली विधि होती है। तो ये सब होती है। और बात ही करें पशुशाला बनाने के लिए किस तरह के स्थान का चयन करना चाहिए, पहले इसको देख लीजिए। तो ताकि बाजार की सुविधा हो, पशुशाला ऐसे जगह पर बनाया जाए ताकि बाजार की सुविधा हो। स्थान प्रकार, मतलब जैसे स्थान देखिए, स्थान ऐसा हो ना जहाँ पर जैसे स्थान जैसे कि ऊंचा हो, बरसात के दिनों में बरसात की पानी ना रुकती हो, ये सब हो गया। और साथ ही पशुशाला जो है ना ऐसा स्थान बनाया जाए ताकि पशुशाला जो है सड़क की, वहां पर सड़क हो, सड़क के किनारे हो, वहां तक सड़क जाती हो। और फिर आसपास का मतलब पशुशाला पानी से न भरा रहे। अगर प्रकाश की बात करें तो पशुशाला इस प्रकार बनाई जाए ना कि प्रत्येक मतलब प्रकाश अधिक मात्रा में प्रवेश कर सके और पशु को मतलब अधिक से अधिक जो है मतलब प्रकाश मिले और चोरों का भय भी रहे, ताकि चोरों का भय रहे। और वायु जो पशुशाला इसी स्थान में बनाई जाएगी ताकि जहाँ जो है थोड़ा खाली स्थान हो, तेज और ठंडी हवा जो चलती हो, गर्म हवा आदि से की मतलब रक्षा हो सके, तो ये सब बनाई जाती है। बाकी उसके बाद पेड़ पौधों की भी व्यवस्था रहती है। और जो बैंक, स्कूल या घरेलू सामान की दुकान से भी नजदीकी हो, क्योंकि अगर डाकखाना जैसे स्कूल हो गया, घरेलू मतलब बैंक हो गया, तो जो है लेन देन का आसानी से किया जाता है। और पानी पीने के पानी का प्रबंध भी पशुशाला में स्वच्छ होना चाहिए। तो प्रायः देखिए, जो प्रायः पशुओं को संख्या और स्थान के अनुसार पशुशाला दो प्रकार की बनाई जाती है, जो अभी मैंने बताया। तो एक होती है एक पंक्ति वाली पशुशाला। जो एक पंक्ति वाली पशुशाला होती है तो कैसे बनाई जाती है, तो इसमें पहले हो जाती है भोजन मार्ग। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर देखते हैं हम कैसे बनाई जाती है। इसका पहले होती है सचित्र वर्णन कीजिए एक पंक्ति वाली पशुशाला का। पहले हो गया हमारा जो है खेत हो गया, तो पहले यहाँ पर हो जाता है एक मिनट, यहाँ पर हो जाता है भोजन मार्ग, किसका, भोजन का मार्ग। फिर इसके बाद हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है कितना, 2.5 से 2.5 फुट, 2.5 फुट हो जाता है हमारा 4 फीट, 4 फीट हो गया हमारा 4 फीट। तो नादा हो जाता है हमारा, जिसमें जो है जिसे खोर भी कहते हैं, जिसमें जो पशु चारे करते हैं, ये नादा हो गया। इसमें नादा हो गया, ये भोजन मार्ग हो गया। इसके बाद खड़े होने का स्थान जो है कितना, 5.5 फीट, खड़े होने का स्थान जो है 5.5 फीट। और जो पशु होते हैं जो डबल पंक्ति वाले होते हैं उसमें 5 फीट रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर 2.5 मीटर की 2.5 फुट की, यानी कि 2.5 फुट की नाली। और जो वो होते हैं जो जब डबल रोड सिस्टम वाला होता है ना, वहाँ पर 1.5 फुट की नाली होती है, यहाँ पर 2.5 फुट की नाली है। उसके बाद दुग्ध मार्ग कितना रखा जाता है, 4 फीट का रखा जाता है, 4 फीट दुग्ध मार्ग रखा जाता है। इस मतलब इसको ना लगभग 18 से 20 वर्ग फीट में जो है बनाते हैं, 18 से 20 फुट में। तो 4 हो गया, चलिए पहले 4 फीट हो गया, भोजन मार्ग हो गया, फिर नादिया हो गया। उसके बाद 5.5 फीट रखा जाता है इसमें पशु के खड़े होने का स्थान। और जो डबल पंक्ति वाली पशुशाला होती है उसमें रखा जाता है 4 फीट, मतलब 5 फीट रखा जाता है, जो है आधे 0.5 फीट का लाभ होता है। और जो नालियां होती है ये हमेशा यू के आकार बनाई जाती है, यू, ताकि सफाई करने में आसानी हो। और फिर खड़े होने का मार्ग हो गया। तो पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद जो अगला है उसको हम आगे देखेंगे। तो जो एक पंक्ति वाली पशुशाला यानी कि सिंगल रोड सिस्टम ऑफ कैटल शेड होता है, तो एक पशुशाला पशुओं की संख्या के अनुसार बनाई जाती है। इसमें लगभग 10 से 15 तक पशु रखना ठीक होता है। एक पंक्ति वाली पशुशाला की चौड़ाई मतलब 18 से 20 फीट होती है, जिसमें चौड़ाई जो 18 से 20 फीट होती है, जिसमें चारा डालने के लिए दीवार और दीवार के साथ 4 फीट का सस्ता मतलब रास्ता छोड़ा जाता है। अगर आप लोग अच्छे से जो इसका डायग्राम समझ लिए तो जो है बना के लिख सकते हैं। रास्ता छोड़ा जाता है और इससे मतलब इस रास्ते के बाद खोर तथा फिर पशु के खड़े होने का फर्श भी होती है, जिसकी चौड़ाई क्रमशः कितनी होती है, 2.5 से 5 फीट 5.5 फीट होती है। और अंत में पेशाब की नाली आने जाने का रास्ता रखा जाता है, जो 4 से 4.5 फीट होती है। उसके बाद फर्श पक्का व सीमेंट का होना चाहिए। किसका, फर्श पक्का व सीमेंट का हो, लेकिन इस पर पशु फिसलने के लिए जो है वहां पर कुछ बिछा देते हैं या फिर
दांती के कार होता है या फिर खुरदरा होता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खोर पक्की व सीमेंट वाली हो तथा पेशाब की नाली यू की आकार की होनी चाहिए ताकि सफाई आसानी से हो सके। बात करें तो इस पशुशाला में पशुओं को एक पंक्ति में बांधा जाता है, ये हो गया। अब दूसरी जो दोहरी पंक्ति वाली पशुशालाओं की दो विधि होती है, मुंह से मुंह वाली विधि यानी कि फेस टू फेस सिस्टम। इसमें जो है इसका लाभ व हानि में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को जो है इस जो अगला लेक्चर है इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में, कल लेक्चर 3 में देखेंगे, क्योंकि वीडियो 40 मिनट की हो गई है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक आप लोग अपनी तैयारी जबरदस्त करिए क्योंकि पेपर बहुत जल्द आने वाला है। और आप इसका नोट्स बना लीजिए, पीडीएफ जो आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा।